बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बंदा नाचीज़ शहज़ादा अब्दुल वहीद अली कादरी एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल हयात तामीर पर आपसे मुखातिब है। आप प्रोग्राम मुलाजा फरमा रहे हैं शहद की मक्खी के बारे में। वो चार जानवर जिनका कुरान में जिक्र पर जोर दिया गया है, उनमें से एक जानवर मक्खी, शहद की मक्खी। आप इसके बारे में गुफ्तगू मुलाजा फरमा रहे थे। आज आप इसका पार्ट नंबर 5 यानी किस्त नंबर 5 मुलाजा फरमा रहे हैं। यहाँ तक गुफ्तगू आपने मुलाजा फरमाई कि यकीनन एक जिबलत का काम नहीं है जो एक ऐसी इस्तिलाह है जिसकी कोई तशरीह ना हो। जो शायद इन शहद की मक्खियों की रहनुमाई करती है वो तो वही है जिसका जिक्र सूरत उन्नहल में किया गया है। दरअसल ये छोटे छोटे जानवर तो इस प्रोग्राम को नाफिज करते हैं जो अल्लाह ने खास तौर पर उनके लिए बनाया है। अब आगे आप मुलाजा फरमाएंगे। शहद की मक्खियों को अमूमन दूर दराज तक उड़कर जाना होता है ताकि वसी इलाकों को छान कर अपनी खुराक हासिल कर सके। वो फूलों के जरदाने और शहद के अज्जाए तरकीबी को छत्ते के अंदर 800 मीटर के फासले के दरमियान जमा करती है। शहद की मक्खी को जहां फूल नजर आ जाते हैं वो उनके बारे में वापस आकर दूसरी मक्खियों को बताती है, मगर ये मक्खी उन फूलों के मकाम और जगह के माल्यवकू के बारे में उन्हें किस तरह समझाती होगी, सवाल पैदा हो। अब इसके बारे में आप गुफ्तगू मुलाजा फरमाएंगे। यहां यह भी लिखा है कि वो नाच कर बताती है। शहद की मक्खी छत्ते में वापस आकर नाचना शुरू कर देती, यानी बनाना शुरू कर देती। उस नाच के जरिए वो दूसरी मक्खियों को फूलों की जगह के बारे में बताती। वो इस रक्स को कई बार दोहराती है जिसमें तमाम मालूमात शामिल होती है। सिमत, फासले और खुराक की जगह से मुतल्लक मालूमात, सभी कुछ जो जरूरी था इस रक्स से बता दिया गया। इससे दूसरी मक्खियों को वहां पहुंचने में मदद मिल जाती है। यह रक्स दरअसल 8 का हिस्सा बनाता है, यानी वो मक्खी बनाते हुए 8 के हिस्से की शक्ल बना लेती, जिसे वह शहद की मक्खी मुसलसल दोहराती है बार बार करके। मक्खी अपनी दुम हिला हिलाकर और ऊपर पेच रक्स करके 8 के हिस्से का दरमियानी हिस्सा बनाती है। उस पर पेच रक्स के दरमियान जो जाविया बनता है और वो लकीर जो धूप और छत्ते के दरमियान होती है वो खुराक के मकाम की सिमत की सही सही निशानी कर देती है। ताम सिर्फ खुराक के मंबा का जान लेना ही तो काफी नहीं होता। कारकुन मक्खियों को यह भी मालूम होना चाहिए कि उन्हें शहद के अज़ाय तरकीबी हासिल करने के लिए कितना फासला तय करना होगा। चुनांचे वो शहद की मक्खी जब फूलों के बारे में वापस आकर दूसरी मक्खियों को बताना चाहती है तो फूलों के जरदानों के फासले से मुतल्लिक अपनी बाज जुम्बशों के जरिए बताती है। ऐसा करने के लिए वो अपने जिस्म के निचले हिस्से को हरकत देती और हवा की लहरें पैदा करती। मिसाल के तौर पर अगर उसने 250 मीटर का फासला बताना हो तो वह निस्फ मिनट में अपने जिस्म के निचले हिस्से को 5 बार हरकत देगी। इस तरह वो दुरुस्त फासला बता देगी जो बड़ा वाज़ेह होगा और इसमें कुछ इबहाम ना होगा। इसमें फासला और सिमत दोनों की निशानदही कर दी गई होगी। शहद की मक्खी के लिए वहां एक नया मसला खड़ा हो जाता है। जहां उसे खुराक के मकाम तक पूरा चक्कर काटकर ज्यादा वक्त में पहुंचना होता है, मक्खी तो चूंकि खुराक के मकाम और जगह के बारे में धूप की सिमत के जरिए बता सकती है, इसलिए वो वापस छत्ते में चली जाती है और धूप हर 4 मिनट में 1 डिग्री हट जाती है। बिलाखिर शहद की मक्खी हर 4 मिनट के लिए 1 डिग्री की गलती करेगी। जो वक्त कि उसने खुराक के मंबा की सिमत तक पहुंचने में गुजारा और वह इस बारे में दूसरे शहद की मक्खियों को भी आगाह कर देगी। हैरत तो इस बात पर है
कि शहद की मक्खी को ऐसा मसला पेश ही नहीं आता। उसकी आंख के अंदर सैकड़ों छोटे छोटे जिली अदसे लगे हुए होते हैं। हर अदसा बहुत महदूद इलाके को दूरबीन की तरह देख ले। दिन के खास वक्त में शहद की मक्खी धूप की तरफ देखती है और उड़ते हुए अपनी मंजिल का पता लगा लेती है। एक वक्त है, उस वक्त में वो शहद की मक्खी धूप की तरफ देखती हुई उड़ना शुरू कर देती और उड़ते हुए अपनी मंजिल का पता भी लगा लेती है, मालूम कर लेती है। यह हिसाब किताब मक्खी उस रोशनी के जरिए के इस्तेमाल के जरिए लगा लेती है जो सूरज से दिन के किसी खास हिस्से में खारिज होकर आ रही हो। बिल आखिर मक्खी अपने हदफ के मकाम की सिमत का तयन कर लेती है और इसमें कोई गलती नहीं करती। वो अपनी मालूमात में तस्हीह कर लेती है जो उसे छत्ते में उस वक्त देनी होती है जब सूरज आगे बढ़ जाता है। जब कभी कोई शहद की मक्खी एक फूल से रस चूस कर आ चुकी हो तो बाद में आने वाली मक्खी को इस बात का इल्म हो जाता है कि कोई मक्खी पहले भी इस फूल का रस ले गई है। यह भी एक बड़ा अजीब कथन मरल है कि वो जब फूल पर पहुंचती है तो उसे मालूम हो जाता है कि इस फूल से शहद की मक्खी रस चूस कर चली गई, अब इसका रस मैंने नहीं चूसना, वो वक्त बच गया। अजीब सी ये भी गुफ्तगू है। ऐसी सूरत में कैसे पता चलता होगा? आने वाली मक्खी को कैसे मालूम हो जाता है कि कोई मक्खी पहले भी इस फूल का रस ले गई है? ऐसी सूरत में वो उस फूल को फौरन छोड़ देती है। इस तरह से उसका वक्त और तवानाई बच जाती। मगर बाद में आने वाली मक्खी को इस बात का इल्म कैसे हो जाता है? यह भी बड़ी अजीब बात है कि वो फूल की पड़ताल किए बगैर समझ जाती। वो फूल को छेड़ती भी नहीं, उसके नजदीक नहीं जाती, पहले ही पता चल जाता कि इस फूल का रस पहले ही कोई शहद की मक्खी चूस कर ले गई है। यह यूं मुमकिन होता है कि वो शहद की मक्खी जो पहले उस फूल से रस चूसने आई थी, उस फूल पर एक खास किस्म के इत्र का एक कतरा गिराकर आई थी। वो जो चूस कर गई है वो को खुशबू का कतरा सा, छोटी सी बूंद सी कतरा सा उस फूल पर गिरा कर जाती है। उसकी खुशबू दूसरी मक्खी को महसूस हो जाती है। वो सूंघ कर मालूम कर लेती है कि इस फूल का रस तो शहद की मक्खी चूस कर चली गई। हाय हाय, क्या कहना कि ये फूल अब उसके किसी काम का नहीं रहा और वो सीधी किसी और फूल की जाना बढ़ जाती है। इस तरह बाद में आने वाली शहद की मक्खियां उस फूल पर अपना वक्त ज़ाय नहीं करती। इस गुफ्तगू से बड़ी सारी बातें समझ आती हैं अगर हम इन बातों पर गौर करेंगे। आगे आप शहद के बारे में और शहद के बच्चों के बारे में खुराक और उसके फ़वाइद के बारे में गुफ्तगू मुलाज़ा फरमाएंगे। अगली वीडियो तक बंदा नाचीज़ को इजाज़त दें। अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।